प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की इस कक्षा में समाचारों पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि अवमानना में दंडित करने की सुप्रीम कोर्ट को मिली शक्ति संवैधानिक शक्ति है और इसे कानून बनाकर भी नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास एक सुनवाई चल रही थी, एक वाद चल रहा था। उस वाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दी कि अवमानना की जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वह संवैधानिक पावर है, इसे संसद कानून बनाकर नहीं छीन सकती। तो उपयुक्त टिप्पणी के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्रश्न ये पूछ रहा है, ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो प्रश्न को थोड़ा सा जटिल बनाया गया है अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न को पूछकर। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 131 या फिर अनुच्छेद 141। तो ये संविधान का अनुच्छेद 129 कहता है। 129 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। और अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रखेगा? साक्ष्य रखेगा, एविडेंस रखेगा। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होता है, निर्णय को अगर कोई नहीं मानता है तो उसे अवमानना माना जाएगा, अवमानना माना जाएगा। और अवमानना के तहत सुप्रीम कोर्ट दंडित कर सकता है। यह संवैधानिक शक्ति है और इस शक्ति में संसद भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। और इसके साथ भारत की न्यायिक प्रक्रिया में अनुच्छेद 215 भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को भी अभिलेख न्यायालय कहता है। और अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब क्या है कि न्यायालय के पास साक्ष्य, एविडेंस रखने का अधिकार है। और उनके जो साक्ष्य होते हैं पूरे भारतवर्ष में हर प्रकार की न्यायिक व्यवस्था में, संस्थाओं में मान्य होंगे। और साथ ही साथ इनकी अगर निर्णयों की अवमानना की जाएगी तो दंडित करने का अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 215। और अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है। रीट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, अधिकार प्रश्या, इस प्रकार की रीटें जारी करता है 139 के तहत। अनुच्छेद 131 भी काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो प्रारंभिक अधिकारिता की शक्ति है। किस प्रकार की शक्ति है? प्रारंभिक अधिकारिता की शक्ति है। और प्रारंभिक अधिकारिता की शक्ति के कहने का अभिप्राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है, उस विवाद के निपटान का जो अधिकार है संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 141 भी काफी महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 141 क्या बात कहता है? अनुच्छेद 141 कहता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के जो भी फैसले होंगे, जो भी निर्णय होंगे, वो भारतवर्ष के सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होंगे अनुच्छेद 141 के तहत। तो काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी अभी की गई। अनुच्छेद 139 में इसका जिक्र मिलता है। प्रश्न नंबर 2 है, समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव संबंधित है क्वाड समूह से, चीन से, यूरोपीय संघ से या फिर अफगानिस्तान से। तो इसका बार बार जिक्र आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका संबंध जो है वो चाइना से है। चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे के निर्माण से संबंधित परियोजना है। इस परियोजना के तहत चाइना क्या कर रहा है? दुनिया भर में जमीनों को लीज पे ले रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। और भारत जो है इस परियोजना का विरोध करता है। और भारत के साथ भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, वो भी इस परियोजना का विरोध करता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और जो क्वाड समूह को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। क्वाड समूह में 4 कंट्री आती है, 4 देश आते हैं। उसमें हमारा एक भारत शामिल है, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और जापान भी आता है। और इसका क्वाड का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो USA में हुआ था।
यूएसए में हुआ तो काफी महत्वपूर्ण परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और क्वाड समूह है। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए उद्देश्य के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम अपने स्कूल में लॉन्च किया है? देशभक्ति पाठ्यक्रम को अपनी स्कूल की शिक्षा में शामिल किया है। नई दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो देशभक्ति पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है नई दिल्ली की सरकार ने। नई दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश जो है उस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। और यह पाठ्यक्रम जो है 6ठी से 12वीं तक की क्लास के लिए है और नाम से स्पष्ट हो रहा है देशभक्ति पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा और इस पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय वस्तु, क्या क्या कंटेंट शामिल होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस किस राज्य में अवस्थित है? ये एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है जो काफी कुछ काम करता है एग्रीकल्चर को लेकर, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको लेकर, उसकी अनुकूलता को लेकर। तो ये जो संस्थान है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवस्थित है, रायपुर में अवस्थित है। और हाल ही में इसकी चर्चा इसीलिए हुई क्योंकि इसने 35 प्रकार की प्रजातियां जो फसलों से संबंधित है, विशिष्ट प्रकार की प्रजाति जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को भी सहन करेगी, वो 35 प्रजाति का निर्माण किया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को 35 जो प्रजाति है फसलों से संबंधित वो किसानों को समर्पित की है। तो छत्तीसगढ़ में यह संस्थान अवस्थित है। हाल ही में भूविज्ञानी नजला बोडेन चर्चा में रही। ये कौन है? तो नजला बोडेन जो है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है और ट्यूनीशिया काफी महत्वपूर्ण कंट्री है, काफी महत्वपूर्ण देश है उत्तर अफ्रीका महाद्वीप का काफी महत्वपूर्ण देश है। और ये ट्यूनीशिया से ही 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। और अरब स्प्रिंग जो है वो ये माना जाता है अरब कंट्रीज में लोकतंत्र की मांग के लिए चलाया गया एक मूवमेंट था। लोकतंत्र की मांग के लिए, डिमांड के लिए अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया से शुरू हुआ। और नजला बोडेन अभी ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। और ट्यूनीशिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का एटलस जो पर्वतमाला है वो 3 देशों ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को में विस्तृत है एटलस पर्वतमाला। तो नजला बोडेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? मैरिज से संबंधित, शादी से संबंधित अधिनियम जो है, इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाया गया। तो ये विधेयक राजस्थान की सरकार लेके आई है। और ये विधेयक आने के बाद क्या हुआ, उसके बाद ही विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू होने का कारण ये है क्योंकि इस विधेयक में अगर संशोधन किया जाता है इस अधिनियम में, तो ये माना जा रहा है कि बाल विवाह का जो प्रचलन राजस्थान में वैसे भी ज्यादा है और इससे क्या हो गया, बाल विवाह को एक वैधता मिल जाएगी, एक कानूनी वैधता मिल जाएगी। क्योंकि ये अधिनियम कहता है जितने भी राज्य में विवाह हुए हैं, मैरिज हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम के तहत जो संशोधन लाया गया उसके तहत किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट 2006 बाल विवाह को कानूनी अपराध बताता है। और इसमें जो बाल विवाह की परिभाषा है वो लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष न्यूनतम है। ठीक है, 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम लड़का अगर विवाह करता है तो वह बाल विवाह कहलाता है अकॉर्डिंग टू बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत। तो इस कानून के आने के बाद काफी डिबेट भी चल रही है। 2009 का एक अधिनियम है राजस्थान का, विवाह के रजिस्ट्रेशन को लेकर इसमें संशोधन की बात हो रही है। हाल ही में मिड डे मील योजना
मिड डे मील स्कीम का नाम परिवर्तित किया गया है। अब इस स्कीम को किस नाम से जाना जाएगा? अब इस स्कीम को पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण स्कीम के नाम से जाना जाएगा, पीएम पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के नाम से जाना जाएगा। मिड डे मील जो स्कीम है इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में हुई थी। और मिड डे मील स्कीम का उद्देश्य है कि स्कूल में जो बच्चे हैं, प्राइमरी अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं उन्हें भोजन उपलब्ध करवाया जाए, ये उद्देश्य था। 1995 में जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। अब इस स्कीम का नाम बदलकर, मिड डे मील का नाम बदलकर, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है, कर दिया गया है। अब इस स्कीम के तहत प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। अब तक मिड डे मील में केवल भोजन उपलब्ध करवाने का उद्देश्य रहता था, अब इसमें भोजन के साथ पोषण युक्त भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा पीएम पोषण स्कीम के तहत। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया? केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन राज्य की राजधानी जयपुर में किया गया, राज्य की राजधानी जयपुर में किया गया। और इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। 4 जिले कौन से हैं? एक तो है हनुमानगढ़, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है सिरोही और चौथा है दौसा। इन 4 जिलों में प्रधानमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है और इसके साथ जयपुर में पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का भी उद्घाटन किया। 1 अक्टूबर 2021 यानी कि आज प्रधानमंत्री के द्वारा किन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा? पहला है स्वच्छ भारत मिशन 2.0, शहरी 2.0, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0। सही कूट का चुनाव करना है तो 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, अमृत 2.0 का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उद्घाटन नहीं किया जाएगा, तो इस हिसाब से जो विकल्प बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमें पता है 2 अक्टूबर 2014 को इसका प्रथम जो चरण है वो शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन। और इस चरण के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चलाया गया। स्वच्छ भारत शहरी का जो नोडल एजेंसी थी वो था शहरी एवं आवास मंत्रालय, शहरी एवं आवास मंत्रालय। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो नोडल मंत्रालय था वो था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। तो काफी महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं। 2 भागों में बांटकर स्वच्छ भारत मिशन पहला चरण 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया। दूसरा चरण जो शहरी 2.0 है उसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हो रही है। और साथ ही साथ अमृत 2.0 जिसका पहला चरण 25 जून 2015 को चलाया गया। और इसकी जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, वो शहरी आवास मंत्रालय है, शहरी आवास मंत्रालय है। अमृत मिशन जो अटल मिशन शहरी कायाकल्प योजना भी इसे कहा जाता है, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये काम करेगा। इस मिशन के तहत ये किया जा रहा है अमृत 2.0। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है वो भी 25 जून 2015 को शुरू किया गया, 25 जून 2015 को शुरू किया गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? 2022 तक
2022 तक भारत के सभी वंचित लोगों को जिनके पास अपना मकान नहीं है, आवास नहीं है, उन्हें उनका घर आवास उपलब्ध करवाना है। तो 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अमृत 2.0 का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जन योजना अभियान पहला स्टेटमेंट है, सभी राज्यों में इस अभियान को शुरू किया गया है। दूसरा है, इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2021 को की गई है। तीसरा विकल्प कहता है ए व बी दोनों सही है। चौथा विकल्प कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सत्य पूछा गया है जन योजना अभियान, इसका उत्तर होगा ए, सभी राज्यों में इस अभियान को शुरू किया गया है, सभी राज्यों में। और इसकी जो शुरुआत है वह 2 अक्टूबर गांधी जयंती को होगी 2021 को। 2 अक्टूबर 2021 को जन योजना अभियान की नोडल एजेंसी, नोडल मंत्रालय की अगर हम बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय। कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय। और यह मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है? श्री गिरिराज सिंह के पास है। श्री गिरिराज सिंह के पास है। पीपल प्लान कैंपेन 2021 जो देश की सभी पंचायतों में शुरू किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्लास के अंतिम पड़ाव रिवीजन में। इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, कथन सत्य है या असत्य? दूसरा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भारत एक महत्वपूर्ण सदस्य है, सत्य है या असत्य? तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट ही केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों की सुनवाई कर सकता है क्योंकि यह उसका अपीलीय अधिकार है, कथन सत्य है या असत्य? क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।